नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रैक्टिस सेट 2 है, हम पहला अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न लिए गए हैं सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न रखे गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सुपर टेट की दृष्टि से। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसे लगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तीनों कार्य आपको फटाफट अभी ही कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यहाँ पर कीड़ों के अध्ययन के बारे में पूछा गया है। इसे क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजी कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, एंटोमोलॉजी कहा जाता है या फिर साइकोलॉजी कहा जाता है। कीड़ों के अध्ययन के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर प्रश्न पढ़ूं, 4 विकल्प पढ़ूं, इतने में आप चाहे तो आंसर कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में 30 के आंसर लिखकर अंत में बता सकते हैं कि 30 प्रश्न में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। यहाँ पर कीड़ों के अध्ययन के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? एंटोमोलॉजी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कीड़ों का जो अध्ययन है वो एंटोमोलॉजी में किया जाता है। यहाँ पर आर्कियोलॉजी में, ऑर्निथोलॉजी में और साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे प्रश्न में पूछे कि सांपों का अध्ययन किस में किया जाता है तो वो आर्कियोलॉजी में किया जाता है। यदि आपसे पूछे कि पक्षियों का अध्ययन किस में किया जाता है तो वो ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। यदि आपसे पूछे कि शैवाल का अध्ययन किस में किया जाता है तो वो साइकोलॉजी में किया जाता है। तो इन तीनों के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। वैसे इसका सही आंसर क्या होगा? आपका एंटोमोलॉजी होगा। चलिए, विश्व में जंगली गधा पाया जाने वाला एकमात्र स्थान है। कहाँ पर विश्व में जंगली गधा पाया जाता है? यहाँ पर देखिए, विश्व में पूछा गया है। सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, छोटा नागपुर में पाया जाता है, कच्छ का रण में पाया जाता है या फिर अंडमान निकोबार में पाया जाता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? कच्छ के रण में। याद रखिएगा, जो कच्छ का रण है ये विश्व में जंगली जो गधा पाया जाता है वो एकमात्र स्थान कच्छ के रण में पाया जाता है। और जो कच्छ का रण है ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है और इसे श्वेत रेगिस्तान भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यदि कच्छ के रण के बारे में पूछे कि किसको श्वेत रेगिस्तान या फिर सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है तो वो कच्छ का रण है। यदि आपसे देश के बारे में पूछे कि सबसे अधिक गधे किस देश में पाए जाते हैं तो वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और जो गधे हैं इनको घुड़खर व खर भी कहते हैं। कहाँ पर? कच्छ के रण में। तो याद रखिएगा, जो मैं आपको अलग से जानकारी दे रहा हूं, चाहे तो आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और जब भी आप फ्री रहे उनको पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको साथ में देता जा रहा हूं। तीसरा प्रश्न है आपका, किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? वो कौन सा अंग है जिसे रासायनिक कारखाना कहा जाता है? फेफड़े है, वक्र है, यकृत है या फिर अमाशय है? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर यकृत। याद रखिएगा, जो यकृत है इसे रासायनिक कारखाना कहा जाता है। यदि पूछे आपसे कि किस अंग को बिजली घर भी कहा जाता है तो बिजली घर भी यकृत को ही कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर रासायनिक कारखाने के बारे में पूछे या फिर बिजली घर के बारे में पूछे, आपका राइट आंसर क्या होगा? यकृत ही होगा। चौथा प्रश्न, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी? आज थोड़ा सा आवाज़ गड़बड़ दिख रही होगी आपको, थोड़ा सा मुझे सर्दी हो रही है इस वजह से, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। हिमालय है, अरावली है, सह्याद्री है या फिर महेंद्रगिरी है? यहाँ पर गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है उसके बारे में पूछा गया है, तो ये अरावली पर्वत है। याद रखिएगा, कौन सा पर्वत होगा, कौन सी श्रृंखला होगी? अरावली पर्वत श्रृंखला होगी। यदि आपसे पूछे कि सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी विश्व की, तो ये अरावली का नाम आता है। प्रश्न में पूछा जाता है कि विश्व की प्राचीन श्रृंखला या फिर विश्व की पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो अरावली श्रृंखला है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में। चलिए, लोहे में जंग को रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? आपने देखा होगा, लोहे में अधिकतर जंग लग जाती है तो उसको रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है, ये पूछा गया है। क्रोमियम, एल्यूमिनियम, जिंक या फिर बेरियम? तो याद रखिएगा, लोहे में जंग को रोकने के लिए जिंक मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? जिंक। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। छठा प्रश्न है, नदियों में जल प्रदूषण को मापने के लिए किसकी माप की जाती है? यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा। यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप डिसलाइक भी बेशक कर सकते हैं, लेकिन
लाइक या फिर डिसलाइक दोनों में से कुछ ना कुछ करके आपको जाना है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जो हम वीडियो बना रहे हैं वो किस प्रकार का आपको वो वीडियो पसंद आ रहा है या फिर नहीं पसंद आ रहा है। ये लाइक और डिसलाइक के रेशियो को देखकर ही हम पता कर सकते हैं। तो आपको जरूरी से लाइक करके जाना है, और यदि नहीं पसंद आ रहा है तो आपको डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट्स के माध्यम से इसके बारे में बता सकते हैं कि सर यहाँ पर आपसे गलती हुई है या फिर यहाँ पर आपको ये इंप्रूव करने की आवश्यकता है। कुछ भी आपको कमेंट्स के माध्यम से बताकर जाना है। तो छठा प्रश्न है आपका, नदियों में जल प्रदूषण को मापने के लिए किसकी माप की जाती है? सल्फर, ऑक्सीजन, ओजोन या फिर नाइट्रोजन? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। याद रखिएगा, नदियों में जल प्रदूषण को मापने के लिए ऑक्सीजन माप की जाती है। किसकी माप की जाती है? ऑक्सीजन की। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? यहाँ पर देखिए वो कौन सा ग्रह है। जैसे शाम का तारा कहा जाता है, सुबह का तारा कहा जाता है, या फिर भोर का तारा कहा जाता है। मंगल ग्रह है, पृथ्वी है, शुक्र है या फिर बृहस्पति है? आपका राइट आंसर होगा शुक्र। याद रखिएगा, शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह है जिसे चमकीला ग्रह कहा जाता है? वो है शुक्र। कौन सा ग्रह है जिसे सुबह का तारा कहा जाता है? वो है शुक्र। कौन सा ग्रह है जिसे भोर का तारा कहा जाता है? वो है शुक्र। कौन सा ग्रह है जिसे शाम का तारा कहा जाता है? तो वो भी है शुक्र। यदि बोने ग्रह के बारे में आपसे पूछे कि बोना ग्रह कौन सा ग्रह है, तो वह है प्लेटो। याद रखिएगा, जो प्लूटो ग्रह है उसे बोना ग्रह कहते हैं। यदि पूछे कि लाल ग्रह कौन सा ग्रह, या कह सकते हैं कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, तो वह है मंगल ग्रह। यदि पृथ्वी के बारे में तो आपको सभी को पता होगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। यदि प्रश्न में आपसे पूछे कि पीला ग्रह, पीला ग्रह के नाम से यदि आपसे पूछे कि कौन से ग्रह को पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वो बृहस्पति ग्रह है। याद रखिएगा, बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है, मंगल ग्रह को लाल रंग के नाम से जाना जाता है, और प्लूटो को बोने ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? यहाँ पर जो हिस्टोलॉजी है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है आपसे पूछा गया है। कोशिका है, मिट्टी है, उत्तकों है या फिर भूकंप है? जल्दी से इसका आंसर करिए। 8वें का आंसर क्या होगा? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा उत्तकों का। याद रखिएगा, जो हिस्टोलॉजी है इसके अंतर्गत उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। आपके सामने यहाँ पर कोशिका भी दे रखा है, मिट्टी भी दे रखा है, भूकंप भी दे रखा है। इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि साइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो वो कोशिका का अध्ययन किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि पेडालॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो वो मिट्टी का किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि सिस्मोलॉजी का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो वो भूकंप का किया जाता है। तो इन तीनों के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, नवा प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित यूपी टेट एग्जाम या फिर सुपर टेट एग्जाम में भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? यहाँ पर देखिए, पारित नहीं पूछा गया है। आपको हमेशा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? यहाँ पर तैयार के बारे में पूछा गया है। 26 नवंबर 1949, 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1949 या फिर 22 जुलाई 1947? यहाँ पर तैयार के बारे में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान जो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। और ये इसको पारित कब किया गया था? तो इसको पारित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, या कह सकते हैं कि लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। लेकिन तैयार इसको 26 नवंबर 1949 को किया गया था। जब संविधान सभा यदि बैठक के बारे में पूछे या फिर अधिवेशन के बारे में आपसे पूछे, जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे, स्थायी थे या फिर अस्थायी थे, इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक या फिर पहला अधिवेशन हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये 9 दिसंबर को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। और उसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो उनके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी थे। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वह है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यदि पूछे कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसके बाद 2 दिन बाद, कह सकते हैं कि 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर
1946, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। उसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसको चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। याद रखिएगा, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनको स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और इसमें एक और अध्यक्ष चुना गया था जो है प्रारूप समिति का। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? सभी को पता है, डॉक्टर अंबेडकर जी ये संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। एक और साथ में प्रश्न पूछा जाता है, जो भारतीय संविधान बना ये कितने दिनों में बना? यानी कि समय आपसे पूछा जाता है, तो समय पूछे तो याद रखिए 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन। यदि समय पूछे तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन में भारतीय संविधान कंप्लीट हुआ था, पूरा हुआ था। समय यदि पूछे तो 2 वर्ष 11 माह 17 दिन आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य? यहाँ पर बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य? यहाँ पर देखिए, यदि आप यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी को पता होगा, पुराने प्राइवेट ईयर पेपर आप देख लीजिएगा, वहाँ पर 1 से 2 लोक नृत्य पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य, जितने भी राज्य के इंपॉर्टेंट नृत्य हैं उनके बारे में आपको मैं यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, असम है या फिर महाराष्ट्र है? आपका राइट आंसर क्या होगा? असम। याद रखिएगा, जो बिहू है ये असम राज्य का लोक नृत्य है। यहाँ पर देखिए और भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर जब भी आप फ्री रहो इनको अच्छे से पढ़ लो। तो बिहू के बारे में बता चुका हूँ, ये असम का लोक नृत्य है। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, इनके जो प्रमुख लोक नृत्य है वो कौन कौन से है। उत्तर प्रदेश का अधिकतर पूछा जाता है यूपी टेट सुपर टेट में। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? रासलीला, नौटंकी, झूला या फिर रसेली। इस प्रकार पूछा जाता है कि रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको बताना होता है उत्तर प्रदेश का है। असम में कौन कौन से लोक नृत्य हैं? बिहू, महाराष्ट्र, नट पूजा और बोईसाज। ये जो लोक नृत्य हैं ये कहाँ के हैं? असम के हैं। पश्चिम बंगाल के कौन कौन से हैं? कीर्तन, बाउल, जया और काठी। ये सभी जो लोक नृत्य है कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के हैं। महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र तमाशा, कोली और नाटक, ये तीनों जो लोक नृत्य है ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। चलिए 11वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी के पपड़ी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा है? यहाँ पर देखिए आपको सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना है, पूछा क्या गया है? धातु के बारे में पूछा गया है। इस पृथ्वी के पपड़ी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा है, कॉपर है, जिंक है या फिर एल्यूमिनियम है? आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? एल्यूमिनियम। याद रखिएगा, पृथ्वी के पपड़ी पर जो सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु है वो कौन सा है? एल्यूमिनियम है। 8.1% पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु एल्यूमिनियम है। इसके बाद जो पाए जाने वाला जो धातु होगा वो लोहा होगा। कौन सा होगा? लोहा होगा। इसकी जो मात्रा होगी वो 5.0% होगी। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि पृथ्वी के पपड़ी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, क्या पूछे? तत्व के बारे में, तो तत्व के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तत्व कौन सा होगा? आपका ऑक्सीजन। ये पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 46.6% पाया जाता है। याद रखिएगा, प्रतिशत में वैसे पूछा नहीं जाता है, ये पूछा जाता है कि पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तत्व पूछे तो आपका ऑक्सीजन है और धातु पूछे तो आपका एल्यूमिनियम है। बस आपको ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पर दूसरा कौन सा पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, ये नहीं पूछा जाता है, पहला ही अधिकतर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हॉलमार्क। हॉलमार्क के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? लोहा, शीशा, चांदी या फिर सोना? आपका राइट आंसर जल्दी से 12वें का आंसर बताइए क्या होगा? 12वें का आपका राइट आंसर होगा सोना। याद रखिएगा, सोना या फिर स्वर्णाभूषण भी आपको विकल्प में दे देंगे, तो स्वर्णाभूषण भी वहाँ पर राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा, जो हॉलमार्क का चिन्ह है ये किन उत्पादकों पर लगाया जाता है? तो ये सोना उत्पादों पर लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, सोना या फिर स्वर्णाभूषण पर लगाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया था, यानी कह सकते प्रैक्टिस सेट फर्स्ट आपको बनाया था, उसमें भी इस प्रकार का प्रश्न दिया था, उसमें भी चारों विकल्पों को बताया था और यहाँ पर भी चारों विकल्पों के बारे में बताने वाला हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है पूछा गया है। फार्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, मेलिक अम्ल है या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है? सेब में पूछा गया है। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? मेलिक अम्ल। याद रखिएगा, जो मेलिक अम्ल है ये सेब में पाया जाता है। कल
यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था आपसे कि मानव का जो अमाशय है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वहाँ पर मैंने उत्तर क्या बताया था आपको, हाइड्रोक्लोरिक। याद रखिएगा, जो मानव का अमाशय है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो जो फार्मिक अम्ल हैं इसके बारे में हम जाने तो जो फार्मिक अम्ल हैं ये चींटियों के डंक में, याद रखिएगा चींटियाँ जब डंक मारती हैं उसमें एक अम्ल निकलता है, वो कौन सा होता है, फार्मिक अम्ल होता है। यदि हम यहाँ पर एसिटिक अम्ल के बारे में जाने तो जो एसिटिक अम्ल है जो सिरका होता है उसमें पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, चींटियों के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। तो सभी अम्लों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यूपी टेट सुपर टेट में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य के निकट पूछा गया है। यहाँ पर पृथ्वी के निकट भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन प्रश्न में सूर्य से सबसे निकटतम तारे के बारे में पूछा गया है। साइरस है, डीमोस है, ध्रुव तारा है या फिर प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो यहाँ पर सूर्य के सबसे निकटतम तारे के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर प्रोक्सिमा सेंचुरी होगी। क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये सूर्य के सबसे निकटतम तारा होगा। यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो पृथ्वी के निकटतम तारे के बारे में पूछे तो वो कौन सा होगा, आपका सूर्य होगा। सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा के अंतर्गत आता है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा होगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी होगा। तो दोनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में, यहाँ पर देखिए सबसे शुष्क स्थान के बारे में पूछा गया है, पृथ्वी पर कौन सा है, अमेरिका, लीबिया, चिली या फिर कांगो। यहाँ पर देश के बारे में पूछा गया है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में है। 15वें का फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चिली। पृथ्वी पर जो सबसे शुष्क स्थान है ये कहाँ पर है, चिली में है। यदि पूछा जाए कि उस स्थान का नाम क्या है या फिर उस मरुस्थल का नाम क्या है जो कि सबसे शुष्क है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो क्या होगा आपका अटाकामा। याद रखिए, जो पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान या फिर सबसे शुष्क मरुस्थल होगा वो अटाकामा होगा। एक और प्रश्न आपको ध्यान में रखना है कि विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो वो है गोबी मरुस्थल या फिर गोभी का मरुस्थल। ये विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। और सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा होगा, तो वो अटाकामा होगा जो कि दक्षिण अमेरिका चिली में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, तीसरा वाला होगा। चलिए, साथ में आपसे पूछा जाए कि पौधों का कौन सा हार्मोन्स फसलों को गिरने से बचाता है, तो वो कौन सा हार्मोन्स होगा, तो वो होगा आपका ऑक्सिन। याद रखिएगा, जो ऑक्सिन हार्मोन से हैं यह फसलों को गिरने से बचाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा हार्मोन से है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, वो कौन सा हार्मोन से है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, तो वो कौन सा होगा आपका एथिलीन। याद रखिएगा, 3 प्रश्न में आपको बता चुका हूँ। वो कौन सा पादप है जो हार्मोन पौधों की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है, तो वो है जिब्रेलिन। और वो कौन सा हार्मोन है जो फसलों को गिरने से बचाता है, तो वो है ऑक्सिन। वो कौन सा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, तो वो है एथिलीन। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, एक पंचायती राज्य से संबंधित प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था किन 2 राज्यों में लागू किया गया। एक और पूछा जाता है प्रश्न है कि सबसे पहले कहां पर किया गया। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था, लेकिन 2 राज्य कौन कौन से हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश और राजस्थान। याद रखेगा, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किन 2 राज्यों में लागू किया गया था, तो ये सबसे पहले राजस्थान में किया गया था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में किया गया था। राजस्थान के जो नागौर जिला है इसमें किया गया था प्रथम बार। कब किया गया था यदि सन पूछे तो 2 अक्टूबर, कब, 2 अक्टूबर 1959 में इसकी शुरुआत की गई थी। और कहां से की गई थी, राजस्थान के नागौर जिले से की गई थी। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और 2 राज्यों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, वो आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। चलिए, साथ में आपसे पूछा जाए कि इसका जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जो शुभारंभ है जो प्रथम हमारे प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। चलिए, यदि इससे शुभारंभ भी पूछा जाए तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है पूछा गया है। मस्तिष्क है, हृदय है, फेफड़े है या फिर अस्थि मज्जा है। तो इसके बारे में आपको सभी को पता होगा, जो अस्थि मज्जा है यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न,
पीलिया से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा? जब पीलिया हो जाता है तब सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? अमाशय है, यकृत है, वृक्र है या फिर हृदय है? पीलिया के बारे में तो आपको जानकारी होगा, शरीर जो है वो पीला हो जाता है, नाखून पीले पड़ने लगते हैं, तो पीलिया होता है। तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो उससे यकृत, जो यकृत अंग है वो प्रभावित होता है, और यकृत को ही लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर या फिर यकृत आप कह सकते हैं। इस अंग का सर्वाधिक प्रभावित होता है पीलिया से। तो यकृत आपका यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? यहाँ पर देखिए सबसे छोटा महाद्वीप के बारे में पूछा गया है, काफ़ी इंपोर्टेंट है। सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे छोटे महाद्वीप के बारे में पूछा गया है, अंटार्कटिका है, एशिया है, यूरोप है या फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटे महाद्वीप के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़े महाद्वीप के बारे में पूछे तो वो कौन सा होगा? आपका एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इन दोनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, नाथुला दर्रा। देखिए नाथुला दर्रा के बारे में या कह सकते हैं कि जो दर्रे होते हैं उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, असम में या फिर सिक्किम में नाथुला दर्रा के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या होगा? वैसे तो आंसर आपको दिख गया हुआ नीचे लाल अक्षरों में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, नाथुला जो दर्रा है ये सिक्किम, कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। और भी जो दर्रे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि नाथुला दर्रा ये सिक्किम राज्य में स्थित है। और कौन कौन से राज्य हैं जिनमें दर्रे हैं और जो कि इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले सिक्किम की हम बात करें, जैसे कि नाथुला के बारे में आपको बता चुका हूँ। जेलेपला और डोकिया ये जो दर्रे हैं ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये तीनों दर्रे सिक्किम में स्थित है। जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो काराकोरम, इसके बारे में पूछा जाता है। आपको सभी को पता है कि काराकोरम दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो वो जम्मू कश्मीर में है। जोजिला, साथ में पीर पंजाल, पीर पंजाल के बारे में भी पूछा जाता। तो याद रखिएगा, काराकोरम, जोजिला और पीर पंजाल ये तीनों ही दर्रे कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। साथ में बनिहाल, बुर्जिल और चांगला ये जो दर्रे हैं ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर 6 दर्रे आपके सामने हैं और जो 6 दर्रे हैं ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा ये जो तीनों दर्रे हैं ये कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। बात करें उत्तराखंड की, जो उत्तराखंड में कौन से दर्रे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माना, नीति और निपुलेख ये तीनों दर्रे कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो बेमिंडला, दीफू, यांगयांग और पांगसांड ये जो चारों दर्रे हैं ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मणिपुर की हम बात करें तो मणिपुर में जो तुजू दर्रा है ये मणिपुर राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र की हम बात करें तो थालघाट और भोरघाट, थालघाट और भोरघाट के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, ये कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। केरल की हम बात करें तो केरल में पालघाट और सेनकोटा, पालघाट और सेनकोटा जो दर्रे हैं ये कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो राज्य हैं उनके कौन कौन से दर्रे हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब आपको समय मिले एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, कौन सा प्लांट है जिसमें हार्मोन्स घायल कोशिका बनती है जिसके द्वारा पौधे की चोट ठीक हो जाती है? यहाँ पर हार्मोन्स के बारे में आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन्स जिसमें घायल कोशिका बनती है जिसके द्वारा पौधे की चोट ठीक हो जाती है। फ्लोरिगेन से है, ट्रोमेटिक है, एक्सिसिक एसिड है या फिर ऊपर में से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया है वो कौन सा हार्मोन से है जो घायल कोशिकाओं में बनता है जिसके द्वारा पौधे की चोट ठीक हो जाती है? तो वहाँ हार्मोन से आपका ट्रोमेटिक होगा। इंपोर्टेंट है, इसके पहले भी आपको बता चुका हूं कि वो कौन सा प्लांट है, ट्रोमेटिक हार्मोन से है जिसमें घायल कोशिकाओं में बनता है जिसके द्वारा पौधे की चोट ठीक हो जाती है। अगला प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पिछड़ी हुई है, विकसित है, विकासशील है या फिर अल्प विकसित है? तो यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। देखिए अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। कर्क रेखा, विषुवत और मकर रेखा तीनों रेखाएं किस महाद्वीप या फिर महाद्वीपों से होकर गुजरती है? यहाँ पर जो तीनों रेखाएं हैं वो कौन सा महाद्वीप है जिसमें ये तीनों रेखाएं एक साथ होकर गुजरती है? यानी कि कर्क रेखा भी गुजरती है वहां से, विषुवत भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। एशिया है, दक्षिण अमेरिका है,
ऑस्ट्रेलिया है या फिर अफ्रीका है? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा अफ्रीका। याद रखिएगा, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है। वो कौन सा महाद्वीप होगा? अफ्रीका होगा। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, मुझे लगता है कि यदि आप यहाँ तक 25वें प्रश्न तक आ गए होंगे तो वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करना है। 25वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं? यहाँ पर देखिए, प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। वो कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पूर्वी तट का नहीं है? तो पूर्वी तट चेन्नई है, पारादीप है, कांडला है या फिर तूतीकोरिन है? तो यहाँ पर देखिए, चेन्नई, पारादीप और तूतीकोरिन ये तीनों ही पूर्वी तट के अंतर्गत आते हैं, भारत के पूर्वी तट में स्थित है। बात करें हम यहाँ पर कांडला की, कांडला जो है ये बंदरगाह भारत के पूर्वी तट के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए, यहाँ पर चारों तटों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, चारों बंदरगाह के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कांडला बंदरगाह है ये भारत के पूर्वी तट का नहीं है। कहाँ का है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है पूछा जाए तो ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है, जो कि भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। और यहाँ एक ज्वारी बंदरगाह है। यहाँ पर पूछा जाए कि कौन सा ज्वारी बंदरगाह है तो वो है कांडला। ये चेन्नई की हम बात करें तो यहाँ बंदरगाह भारत के पूर्वी समुद्र तट पर देश का सबसे पुराना बंदरगाह। यहाँ पर आपसे पूछे कि सबसे पुराना बंदरगाह भारत का कौन सा है, साथ में कृत्रिम और खुला सागरी बंदरगाह कौन सा है, तो वो आपको कौन सा होगा? चेन्नई बंदरगाह। जैसा कि मैंने आपको बताया, चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन ये तीनों ही पूर्वी समुद्र तट पर स्थित है। साथ में सबसे पुराना बंदरगाह और कृत्रिम और खुली सागरी बंदरगाह कौन सा होगा? आपका चेन्नई होगा। पारादीप बंदरगाह की हम बात करें तो यहाँ बंदरगाह महानदी के मुहाने पर भारत की पूर्वी समुद्र तट पर ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। इसकी स्थापना वैसे तो पूछी नहीं जाती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 1962 इसकी जो स्थापना हुई थी ये सन 1962 में हुई थी। तूतीकोरिन, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जब भी आप फ्री रहे इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं तूतीकोरिन की। तूतीकोरिन यह जो बंदरगाह है ये भारत के पूर्वी समुद्र तट पर तमिलनाडु में स्थित है। पारादीप कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। तूतीकोरिन जो बंदरगाह है ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में है। और यहाँ जो बंदरगाह है ये उथला बंदरगाह है। यदि पूछा जाए कि वहाँ कौन सा बंदरगाह है जो उथला बंदरगाह है तो वो तूतीकोरिन है। कौन से बंदरगाह को मत्स्य पतन के नाम से भी जाना जाता है तो वो है तूतीकोरिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे मत्स्य पतन के नाम से भी जाना जाता है। इसका वर्तमान नाम भी पूछा जाता है कि इसका वर्तमान नाम क्या है, तो आपको वर्तमान नाम याद रखना है B.O. चिदम्बरम। तूतीकोरिन का वर्तमान नाम क्या है तो वो है B.O. चिदम्बरम। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब भी आपको समय मिले आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है वो 2 ग्रह कौन से हैं जिसके उपग्रह नहीं होते हैं। पृथ्वी एवं बृहस्पति है, बुध एवं शुक्र है, बुध एवं शनि है या फिर शुक्र एवं मंगल है। तो यहाँ पर उन ग्रहों के बारे में आपको बताना है जिनके उपग्रह नहीं होते हैं, तो वो है बुध एवं शुक्र। बुध एवं शुक्र के उपग्रह नहीं होते हैं। बुध की हम बात करें तो यहाँ सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है, और शुक्र की हम बात करें तो ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है, यानी कि नजदीक का ग्रह है। तो दोनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। वैसे तो बाकी जो ग्रह है उनके बारे में पहले ही आपको जानकारी दे चुका हूं। यहां पर देखिए, दिवस चाहे सुपर टेट हो या फिर यूपी टेट हो, 1 दिवस या फिर 2 दिवस तो पूछे ही जाते हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में पूछा गया है कि इसको कब मनाया जाता है। 15 मई को, 2 मई को, 30 मई को या फिर 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये कब मनाया जाता है, तो ये 15 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। 2 मई की हम बात करें तो 2 मई को मातृ दिवस मनाया जाता है। 30 मई की हम बात करें तो 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और 31 मई की हम बात करें तो इस दिन विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। तो इन चारों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क के बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है। बरेली में है, उन्नाव में है, महोबा में है या फिर लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क के बारे में पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क के बारे में पूछे कि वो कहाँ पर स्थित है, तो वो भी लखनऊ में। याद रखिएगा, बायोटेक पार्क के बारे में पूछे या फिर जैव प्रौद्योगिकी पार्क के बारे में पूछे, दोनों ही कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है।
उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में है, वाराणसी में है, लखनऊ में है या फिर कानपुर में है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा इलाहाबाद में। याद रखिएगा, जो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ पर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल आपको 30 प्रश्न मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उत्तर प्रदेश में किस नगर को पूर्व का सिराज कहा जाता है? यहाँ पर पूर्व का सिराज से प्रश्न पूछा जाता है या फिर सिराज ए हिंद के नाम से उत्तर प्रदेश में किस शहर को जाना जाता है? इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है। तो वो कौन सा नगर है? जौनपुर है, गोरखपुर है, फिरोजाबाद है या फिर मेरठ है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जौनपुर। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के जौनपुर नगर को पूर्व का सिराज कहा जाता है या फिर सिराज ए हिंद के नाम से जौनपुर को जाना जाता है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आज का जो सेकंड प्रैक्टिस सेट है वो आपको कैसा लगा यह आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।